Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े नारकोटिक्स रेड की, जिसे किसी आईपीएस ऑफिसर ने नहीं बल्कि एक सिंपल से पुलिस इंस्पेक्टर ने अंजाम दिया था। ये कहानी है 5000 किलो मैंड्रेक्स नाम के ड्रग्स टैबलेट्स की, जो इस रेड में जब्त की गई। ये कहानी है प्रदीप शर्मा की। प्रदीप शर्मा को मुंबई का एनकाउंटर कॉप कहा जाता है, लेकिन मुंबई के ड्रग्स रैकेट को खत्म करने में और कंट्रोल में लाने में प्रदीप शर्मा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुंबई में ड्रग्स तो 60 के दशक में ही फैलने लगे थे। धीरे धीरे ड्रग्स की डिमांड बढ़ने लगी और फिर मुंबई में ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन पठान गैंग ने संभाल लिया। अमर नाइक गैंग भी ड्रग्स की तस्करी करके उन्हें मुंबई में बेचती थी। ड्रग्स से मिलने वाला बेशुमार पैसा इन गैंग्स को मजबूत कर रहा था। इसी पैसे से अंडरवर्ल्ड हथियार खरीदता था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देता था और आम आदमी की जिंदगी को नरक बनाता था। पठान गैंग और डी कंपनी में जब टकराव शुरू हुआ और आखिरकार जब पठान गैंग खत्म हो गया, तब ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में डी कंपनी ने संभाला। करीब 1989 में मुंबई पुलिस ने इन ड्रग्स रैकेट्स को खत्म करने की ठान ली थी। 1989 में मुंबई क्राइम ब्रांच के अंडर एक सेपरेट यूनिट तैयार किया गया, जिसका नाम था एएनसी, एंटी नार्कोटिक सेल। इस स्पेशलाइज्ड यूनिट का एक ही काम था, मुंबई की सड़कों पर से नशे के इस व्यापार को खत्म करना। एएनसी में पोस्टिंग की गई एक बहुत ही मशहूर पुलिस ऑफिसर की, जिसका नाम था विजय सालस्कर। एएनसी में पोस्टिंग होने से पहले विजय ने कुछ एनकाउंटर्स किए थे। उनके नाम को पुलिस डिपार्टमेंट में वजन था, इसीलिए एएनसी में आने के बाद विजय से उस लेवल के काम की उम्मीद थी। विजय ने अपने आप को एएनसी में झोंक दिया। उन्होंने ड्रग्स रैकेट में अपने कई इन्फॉर्मर्स बनाए, लेकिन शायद सालस्कर के नसीब में एएनसी में काम करना नहीं था। करीब 1993 के दौरान एएनसी के कई बड़े ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो ड्रग्स पेडलर के साथ काम करते हैं। जब कोई ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है, तो उस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने की बजाय ये ऑफिसर्स उसी ड्रग्स को बेच के पैसा कमाते हैं। इतने बड़े आरोप लगने की वजह से एएनसी हिल चुकी थी। ऐसे वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ ऑफिसर्स मुंबई पहुंचे और उन्होंने एएनसी के टॉप ऑफिसर्स को प्रूफ के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। एएनसी के करीब करीब सभी ऑफिसर्स की ट्रांसफर की गई थी। सालस्कर की तरफ से कोई गलत काम नहीं किया गया था, फिर भी दूसरे ऑफिसर के साथ साथ बेवजह सालस्कर का भी ट्रांसफर किया गया। इस घटना की वजह से सालस्कर के काम को बड़ा नुकसान पहुंचा था। एएनसी को अब किसी काबिल और ईमानदार अफसर की जरूरत थी, जो एएनसी की रेपुटेशन ठीक करे और ड्रग्स का फैलना रोके। उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे अमरजीत सिंह सामरा। सामरा मुंबई के पहले सिख पुलिस चीफ थे और अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। सालस्कर ने सामरा से सिफारिश की कि वो प्रदीप शर्मा को एएनसी में पोस्ट करे। सालस्कर और शर्मा की दोस्ती करीब 10 साल पुरानी थी। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। पुलिसिंग करियर के पहले 10 सालों में प्रदीप शर्मा ने माहिम के सरमस्त खान को अरेस्ट किया था और घाटकोपर के जावेद और राजू जैसे खूंखार गैंगस्टर्स का खात्मा किया था। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे इफेक्टिव खबरी नेटवर्क अगर किसी के पास था, ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी के पास था, तो वो प्रदीप शर्मा के पास था। सालस्कर शर्मा की काबिलियत बहुत अच्छे से जानते थे। 1993 के मई महीने में सामरा ने प्रदीप शर्मा का पोस्टिंग एंटी नार्कोटिक सेल में कर दिया था। पोस्टिंग करने के बाद उन्होंने स्पेशली प्रदीप शर्मा को मिलने बुलाया और कहा, प्रदीप, ड्रग्स को मुंबई की सड़कों से साफ कर दो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। शर्मा को तो बस उतना ही चाहिए था। उनका काम करने का तरीका बहुत डायरेक्ट और अग्रेसिव था। अपने बॉस से मिले सपोर्ट के बाद शर्मा का हौसला दुगना हो गया। शर्मा ने ड्रग पेडलर्स की प्रोफाइलिंग करना शुरू कर दिया था। एएनसी के ऑफिसर्स पर जब इल्जाम लगाए गए और उनकी ट्रांसफर हुई, इसी दौरान मानो ड्रग पेडलर्स को खुली छूट मिल चुकी थी। कई फॉरेन के ड्रग पेडलर्स मुंबई में अपना धंधा जमा चुके थे। थाईलैंड, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे कई देशों के लोग मुंबई में आ बसे और ड्रग्स का कारोबार बेझिझक चलाते थे। डी कंपनी के लोग तो इस बिजनेस से माला माल हो चुके थे। शर्मा ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था।
शर्मा के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नया था, लेकिन उसके कई फायदे भी थे। एएनसी क्राइम ब्रांच के अंडर आता था, इसीलिए अब शर्मा की अथॉरिटी किसी एक पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो पूरी मुंबई में काम कर सकते थे, अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते थे। एएनसी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होने की वजह से अब शर्मा को दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाती थी और वो अपना पूरा ध्यान ड्रग्स माफियाओं पर लगा सकते थे। एएनसी के ऑफिसर्स आमतौर पर अंडरवर्ल्ड में अपने खबरी बनाते थे और उनके टिप्स पर काम करते थे, लेकिन प्रदीप शर्मा ने कभी भी रूटीन तरीके से काम नहीं किया था। उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया जो एएनसी में आज तक कभी किया गया नहीं था। उन्होंने तय किया कि एक पुलिस ऑफिसर को ही कस्टमर के तौर पर ड्रग पेडलर के पास भेजा जाएगा और फिर ड्रग पेडलर को पकड़ लिया जाएगा। इस ऑपरेशन में रिस्क बहुत बड़ा था। ड्रग पेडलर अक्सर अपनी गन साथ में लेके घूमते थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो वो उस पुलिस ऑफिसर को वही मार देते और उसकी तो लाश भी नहीं मिलती। लेकिन शर्मा ये रिस्क उठाने को तैयार थे। उनका पहला टारगेट था नाइजेरियन ड्रग पेडलर ऑस्टिन डॉसन। ऑस्टिन डॉसन सांता क्रूज और बांद्रा के इलाके में ऑपरेट करता था। बांद्रा के रईस लोगों के जवान बच्चे उसे बड़ा पैसा देकर उससे ड्रग्स खरीदते थे। शर्मा ने डॉसन को पकड़ना तय किया। ड्रग्स के सारे केसेस एनडीपीएस एक्ट के अंडर आते हैं। एनडीपीएस एक्ट के अंडर जितनी ड्रग्स की क्वांटिटी पकड़ी जाती है उस हिसाब से सजा दी जाती है। अगर बहुत कम क्वांटिटी हो तो सजा भी बहुत कम होती है। इसीलिए डॉसन को बड़ी क्वांटिटी के साथ पकड़ना जरूरी था, नहीं तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर डॉसन को कम क्वांटिटी के साथ पकड़ लिया जाता तो वो कुछ ही दिनों में छूट जाता। एएनसी में एक पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम था नितिन विचारे। विचारे ने रिसेंटली पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था। वैसे तो वो एकदम फिट था और मैराथन भागता था, लेकिन दिखने में वो एकदम दुबला पतला सा दिखता था। वर्दी नहीं होती तो कोई भी उसे कॉलेज का लड़का समझ लेते। शर्मा को कोई ऐसा चाहिए था जो कि कॉलेज बॉय दिखे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके और मॉडर्न और रईस घर का लगे। विचारे इन सारी कंडीशंस में बैठ रहा था। शर्मा ने विचारे से बात की और विचारे इस ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया। अगले 1 महीने तक शर्मा ने नितिन विचारे की पूरी ट्रेनिंग करवाई। उसे कैसे बोलना है, कॉलेज के बच्चे ड्रग्स के लिए कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग पेडलर के साथ कैसे पेश आना है, ये सब कुछ विचारे को सिखाया गया। अगर ज़्यादा ईगरनेस दिखाई जाए तो भी डीलर को डाउट आ सकता था, और अगर डीलर का कांटेक्ट अवॉइड किया जाए तो डीलर कांटेक्ट करना बंद भी कर सकता था। इसीलिए बहुत ही संभल कर काम करना ज़रूरी था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि जब तक ड्रग डीलर को भरोसा नहीं हो जाता तब तक वो ड्रग्स की बड़ी क्वांटिटी कभी नहीं लाएगा। इसीलिए डीलर का भरोसा जीतना ज़रूरी था। करीब 1 महीने की तैयारी के बाद प्रदीप शर्मा के एक खबरी की तरफ से नितिन विचारे की पहली मीटिंग ऑस्टिन डॉसन के साथ बांद्रा के कार्टर रोड पर फिक्स की गई। करीब 3 घंटे वेट करने के बाद शाम को ऑस्टिन डॉसन मीटिंग की जगह पर पहुंचा। नितिन विचारे ने टी शर्ट, जीन्स, स्पोर्ट शूज और गॉगल्स पहने हुए थे। वो एकदम कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था, तो उसके सामने ऑस्टिन डॉसन 6.5 फुट का मस्कुलर निग्रो खड़ा था। डॉसन ने अपने दोनों मस्कुलर हाथ विचारे के कंधे पर रखे और वो उसे परखने लगा। कुछ समय बीता और जब डॉसन को पूरी तरह यकीन हो गया तब उसने पूछा, हाउ मच डू यू वांट? डॉसन पुलिस की जाल में फंस चुका था। प्लान के मुताबिक विचारे ने बहुत ही छोटी क्वांटिटी का कोकेन डॉसन से परचेज किया और उसे पैसे दे दिए। इस ऑपरेशन की पल पल की खबर प्रदीप शर्मा पुलिस कमिश्नर सामरा को दे रहे थे। उनके अप्रूवल से ही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नितिन विचारे को ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। पैसे लेकर डॉसन तुरंत वहां से चला गया। अगले कुछ हफ्तों तक नितिन विचारे ने करीब 5 से 6 बार डॉसन से ड्रग्स खरीदे। हर बार ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। प्रदीप शर्मा उस हर एक ड्रग के पैकेट को बड़ी सावधानी से फाइल कर रहे थे ताकि एज अ एविडेंस उसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके। और फिर करीब 6 महीनों बाद सितंबर 1993 के महीने में एक दिन तय किया गया डॉसन को पकड़ने का। इस बार नितिन विचारे ने डॉसन से कहा कि उसके घर पर उसने एक पार्टी रखी हुई है और उसके लिए उसको 1 किलो कोकेन की जरूरत है। दोस्तों, आज अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 किलो कोकेन का रेट करीब 10 करोड़ रुपया है।
उस वक्त 1993 में कोकेन की कीमत करीब करीब 90 लाख रुपया हुआ करती थी। 1 किलो कोकेन की बात सुनकर डॉसन चौंक गया, लेकिन अब उसे बेचारे पर भरोसा हो गया था। इसीलिए डॉसन का अब सिर्फ एक ही डाउट था कि बेचारे 90 लाख रुपया लाएगा या नहीं। डॉसन ने नितिन बेचारे को ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसने कहा कि वो बांद्रा के महबूब स्टूडियो के बगल में जो छोटी लेन जाती है वहां उसे मिले। इस छोटी लेन के पहले एक सर्कल पड़ता है जो कि हमेशा भीड़ से भरा हुआ होता है। ये लेन इतनी छोटी थी कि वहां कोई 4 व्हीलर भी नहीं जा सकती थी। प्रदीप शर्मा सोच में पड़ गए कि डॉसन को पकड़े तो कैसे पकड़े। दूसरे दिन जैसा तय हुआ था उसके मुताबिक दोपहर के समय नितिन बेचारे महबूब स्टूडियो के बगल के लेन में पहुंच गया। शर्मा और बाकी 3 पुलिस जीप दूर मेन सर्कल पर ही रुक गई थी। अब उस छोटी सी लेन में सिर्फ बेचारे और डॉसन खड़े थे। डॉसन ने आते ही बेचारे को पैसे मांगे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल अप्रूवल लेकर शर्मा ने 90 लाख रुपया एक हैंडबैग में भरकर बेचारे के पास दे दिया था। बेचारे ने डॉसन को हैंडबैग दिखाई, लेकिन पहले 1 किलो कोकेन देने को कहा। लेकिन डॉसन ने कहा कि पहले पैसे बाद में माल। बेचारे ने वो हैंडबैग डॉसन के हाथ में दे दी। डॉसन ने बैग खोलकर पैसे होने की तसल्ली कर ली और वो बेचारे के सामने देखकर हंसने लगा। नितिन बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो कुछ समझे उसके पहले डॉसन बैग लेकर लेन की दूसरी तरफ भागने लगा। भागते हुए उसने बेचारे को उसकी गन दिखाई और पीछा करने से मना किया। बेचारे के पास टाइम नहीं था। बेचारे सर्कल की ओर भागा और उसने चिल्लाकर प्रदीप शर्मा को आवाज लगाई, डॉसन भाग रहा है। इतना कहकर बेचारे डॉसन के पीछे भागा। प्रदीप शर्मा उस लेन में अपनी जीप लेकर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो भी अपनी गन लेकर डॉसन के पीछे भागे। लंबा और तगड़ा नाइजेरियन डॉसन बहुत तेजी से भाग रहा था। प्रदीप शर्मा के भागने की स्पीड से उसे पकड़ना नामुमकिन था। डॉसन पुलिस डिपार्टमेंट के 90 लाख रुपए लेकर हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था और तभी आशा की एक किरण सामने आई। डॉसन के काफी करीब भाग रहा था नितिन बेचारे। उसका मैराथन भागना आज काम आ गया था। डॉसन को लगा कि अब बेचारे उसे पकड़ लेगा। उसने अपनी गन निकाली और बेचारे पर फायर किया। बेचारे ने पहली गोली डॉज कर दी और वो एक 2 व्हीलर के पीछे जाके छुप गया, लेकिन 2 व्हीलर का कवर काफी नहीं था। डॉसन के पास क्लियर शॉट था। उसने बेचारे पर निशाना लगाया और अब वो गोली चलाए उसके पहले 3 गन शॉट्स की आवाज आई। करीब 200 मीटर पर प्रदीप शर्मा अपनी बंदूक लेकर खड़े थे और वो तीनों गोलियां उन्हीं की बंदूक से चली थी। प्रदीप शर्मा ने नितिन बेचारे की जान बचा ली थी। गोली का निशाना पैर पर था, लेकिन तीनों गोलियां डॉसन के लोअर एब्डोमेन में जाके लगी थी। 6.5 फुट का नाइजेरियन निग्रो पहलवान डॉसन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पुलिस और मीडिया की तरफ से शर्मा के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से डॉसन के मौत को एक अलग ही रंग दे दिया गया। उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि शर्मा डॉसन को अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने उसका एनकाउंटर किया है। एयर कंडीशन रूम में बैठकर जजमेंट पास करने वाले लोगों को ग्राउंड रियलिटी भला कैसे पता होगी। शर्मा को ये इल्ज़ाम दिल पर लग गया था। इसी दौरान एक खबरी की तरफ से शर्मा को खबर मिली कि कुछ बड़ा होने वाला है। ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हिंदुस्तान के बाहर भेजा जाने वाला है। ये बात शर्मा के लिए नई थी। देश में बाहर से ड्रग्स आते हैं ये तो उन्हें पता था, लेकिन देश के बाहर ड्रग्स भेजने वाली बात उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। शर्मा ने इस खबर के तह तक जाने की ठान ली। शर्मा के खबरी का नाम था ओम प्रकाश सिंह, जिसे सभी ओपी के नाम से बुलाते थे। ओम प्रकाश सिंह माझगांव डॉक पर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर था। उसके कई फैमिली मेंबर्स को अमर नाइक गैंग के गुंडों ने मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए वो प्रदीप शर्मा का इन्फॉर्मर बन गया। ओपी ने खबर दी थी कि कुर्ला के मुस्लिम इलाके में एक डॉक्टर है जो ब्राउन शुगर बेचता है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर इम्तियाज शेख। शर्मा को इस डॉक्टर के घर की तलाशी लेनी थी, लेकिन इसकी परमिशन उन्हें नहीं दी जा रही थी। उसका रीजन ये था कि डॉक्टर इम्तियाज शेख
कुर्ला के मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही पॉपुलर थे। ज़रूरतमंदों का वो मुफ्त इलाज करते थे, दवाई मुफ्त में देते थे और उनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इतनी साफ सुथरी छवि वाले हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के घर की तलाशी लेना मुश्किल था, लेकिन शर्मा को ओपी की तरफ से मिली टिप पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उन्होंने सिविल ड्रेस में अपने आदमियों को डॉक्टर पर नज़र रखने को कहा। 1994 के जनवरी महीने में कुछ हफ्ते डॉक्टर पर नजर रखने के बाद शर्मा का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। डॉक्टर दिन भर अपने क्लिनिक में रहकर पेशेंट को चेक करता था, लेकिन शाम को क्लिनिक बंद करने के बाद घर जाने के बजाय वो अपने किसी दूसरे फ्लैट में जाता था। देर रात तक वही रुकता था और बाद में वो घर के लिए निकलता था। शुरुआत में शर्मा को डाउट हुआ कि डॉक्टर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, लेकिन एक और बात नोट की गई। रात को डॉक्टर से मिलने कुछ लोग उसके दूसरे फ्लैट पर आते थे। ये लोग अपना मुंह छुपा कर आते थे। उनके हाथ में कोई ना कोई बड़ी कैरी बैग होती थी और फ्लैट के बाहर निकलते ही ये लोग बड़ी तेजी से वहां से निकल जाते थे। शर्मा को यकीन हो चुका था कि उस दूसरे फ्लैट में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने सीनियर्स को कन्विंस करके डॉक्टर के खिलाफ सर्च वारंट निकलवाया। शर्मा और उनकी टीम उस दूसरे फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। शर्मा को डाउट था कि डॉक्टर ड्रग्स का माल उस दूसरे फ्लैट में छुपाता होगा, लेकिन फ्लैट के अंदर जाने के बाद उन्हें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। उस फ्लैट में पूरी की पूरी केमिस्ट्री लैब बनाई हुई थी। ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी सारे इक्विपमेंट्स और केमिकल्स वहां रखे हुए थे। डॉक्टर कोई ड्रग्स छुपाता नहीं था, बल्कि वो ड्रग्स बनाता था और बना के बेचता था। तुरंत डॉक्टर को उसके क्लिनिक से अरेस्ट किया गया। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी CFSL के ऑफिसर्स ने टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म किया कि वहां ड्रग्स बनाए जा रहे थे। शर्मा ने डॉक्टर को इंटरोगेट करना शुरू किया और एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। डॉक्टर इम्तियाज शेख इकबाल मिर्ची का क्लोज कांटेक्ट था। डॉक्टर से रिलेटेड सारे लोगों को शर्मा ने उठा लिया। उनमें से एक था नितिन पटेल, जो कि इकबाल मिर्ची का करीबी साथीदार था। नितिन पटेल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन शर्मा के इंट्रोगेशन में तो बड़े बड़े सीजन्ड क्रिमिनल्स भी गाना गाने लगते थे। तो ये नितिन पटेल क्या चीज था? नितिन पटेल ने फाइनली बता दिया कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भानुशाली ब्रदर्स की तरफ से भारत के बाहर भेजा जाने वाला है। उसने ये भी बताया कि शर्मा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है और भानुशाली ब्रदर्स की पहुंच ऊपर तक है। किसी भी पुलिस ऑफिसर के करियर में ऊपर तक पहुंच दिखाने वाले कई लोग मिलते हैं और वही उस पुलिस ऑफिसर की अग्नि परीक्षा होती है। या तो वो प्रेशर में आकर झुक जाए, या तो वो अपनी खाकी वर्दी से वफादार रहकर अपना काम करता रहे। शर्मा ने अपनी वर्दी से वफादारी चुनी। उन्होंने नयन भानुशाली और नितिन भानुशाली को गिरफ्तार किया। जैसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। वकीलों की फौज भानुशाली ब्रदर्स को बचाने आ पहुंची। शर्मा को पता था कि उनके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से मैजिस्ट्रेट से भानुशाली ब्रदर्स के खिलाफ सर्च वारंट पहले ही हासिल कर लिया था। यहाँ वकील भानुशाली ब्रदर्स का बेल एप्लीकेशन बनाकर सबमिट कर रहे थे, तो वहाँ शर्मा और उसकी टीम भानुशाली ब्रदर्स के घर पर सर्च वारंट लेकर पहुंच गई थी। घर की तलाशी लेने पर उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट से इशू किया हुआ एक डॉक्यूमेंट मिला। वो डॉक्यूमेंट था कंसाइनमेंट क्लियरेंस लेटर। इस लेटर से पता चला कि भानुशाली ब्रदर्स का एक कंटेनर कुछ ही दिनों में साउथ अफ्रीका भेजा जाने वाला है। लेटर में यह लिखा था कि इस कंटेनर में रेड ऑक्साइड यानी कि गेरू है। शर्मा के दिमाग में ओपी की कही बात अभी भी घूम रही थी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। शर्मा के सिक्स सेंस ने आज तक उन्हें कभी धोखा नहीं दिया था और आज भी वही सिक्स सेंस शर्मा को बता रहा था कि जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। भानुशाली ब्रदर्स के घर से शर्मा सीधे इंदिरा डॉक्स के कस्टम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने उस कंटेनर के क्लियरिंग हाउस एजेंट यानी कि CHA का पता लगा लिया। CHA को डॉक्स पर बुलाया गया। CHA ने शर्मा के सामने बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने कंटेनर का माल चेक किया है और सील किया है, उसमें रेड ऑक्साइड ही है और बाकी कुछ भी इलीगल नहीं। शर्मा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही थी, लेकिन बिना किसी प्रूफ के वो कुछ साबित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक आखिरी ट्राई करने की सोची और कंटेनर
कंटेनर को खोलने को कहा। आमतौर पर सीएचए ने इंस्पेक्शन करने के बाद कंटेनर नहीं खोला जाता। सीएचए के विरोध के बावजूद कंटेनर को खोला गया। शर्मा के सामने सारे रेड ऑक्साइड के बॉक्सेस थे। रेड ऑक्साइड एक्सपोर्ट करने का परमिट भी भानुशाली ब्रदर्स के पास था। कंटेनर में इल्लीगल कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतनी मेहनत करने के बावजूद शर्मा के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। बॉक्सेस वापस कंटेनर में भरे जा रहे थे और शर्मा निराश होकर उन बॉक्सेस के सामने देख रहे थे। शर्मा अपना आखिरी ट्राई कर चुके थे और अब तो उनकी टीम को भी यह लगने लगा था कि शर्मा को गलत टिप मिली है। उनकी जगह दूसरा कोई ऑफिसर अगर होता तो अब तक हार मानकर निकल चुका होता। ऐसे मामलों में पुलिस ऑफिसर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठने का भी डर होता है और बिजनेसमैन पुलिस पर हरासमेंट का केस भी फाइल कर सकता है। लेकिन प्रदीप शर्मा ने अपना पूरा पुलिसिंग करियर फ्रंट फुट पे खेला था। इंक्वायरी के डर से वो कभी पीछे नहीं हटे। आखिरी सेकंड तक उम्मीद ना छोड़ना प्रदीप शर्मा का स्वभाव था। अचानक प्रदीप शर्मा की नजर कुछ छोटे बॉक्सेस पर गई। उन्होंने देखा कि ये बॉक्स दूसरे बॉक्सेस से छोटे हैं, हल्के हैं और उनका पैकिंग दूसरे बॉक्सेस से अलग है। उन्होंने एक छोटा बॉक्स उठाया और खोला। आखिरकार हमेशा की तरह शर्मा का सिक्स सेंस सही था। उन छोटे बॉक्सेस में छोटी छोटी टैबलेट्स थी। शर्मा ने खुद केमिस्ट्री में एमएससी किया था। उन्हें यह जरूर पता चल गया था कि ये ड्रग्स है। एएनसी के एक्सपर्ट्स की टीम ने कंफर्म किया कि वो मैंड्रेक्स नाम के ड्रग्स की टैबलेट है। ये बात सुनते ही शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। टोटल 5000 किलो, आई विल रिपीट, टोटल 5000 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट्स उस कंटेनर से जब्त की गई। पूरी दुनिया के पुलिस रिकॉर्ड्स में किसी एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से एक ही रेड में जब्त किया गया यह सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट था। महीनों तक की गई मेहनत आज रंग ला रही थी। इस घटना ने उन सारे ह्यूमन राइट्स वालों की बोलती बंद कर दी जो प्रदीप शर्मा के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे। एएनसी की खराब हुई इमेज सुधारने में इस रेड का बहुत बड़ा योगदान रहा। दुनिया की सबसे बड़ी रेड किसी आईपीएस ऑफिसर ने नहीं की थी, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कर दिखाई थी। अगर मेहनत और इंटेंशन सही हो तो डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रदीप शर्मा ने साबित कर दिया था। तो ये कहानी थी एक जाबाज पुलिस ऑफिसर के बहादुरी की। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में अगर कुछ गलत सुनने में आता है तो चारों तरफ उसके चर्चे होते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम की बात बहुत कम लोग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी को सलाम करने का हमारा प्रयास है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करने की हमारी कोशिश रहती है। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।